Hello everyone, welcome back. Good morning to everyone watching this lecture. So hope so you are doing well. तो आज जो है ना थर्ड लेक्चर ऑफ इंडिया 38 दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इनिशियल रिकग्निशन का तीन मेथड कंप्लीट किया था, दैट इज एक्सचेंज ऑफ एसेट, देन कम्स द डेफर्ड क्रेडिट वाला, और एक कौन सा किया था, और एक किया था परचेज बाय कैश। ये तीन मेथड हमने कंप्लीट किया था। आज आगे बढ़ते हैं। जो डेफर्ड क्रेडिट है और एक्सचेंज ऑफ एसेट है सेम सिमिलर है। एक्सचेंज इसके जैसा, मतलब इंड एस 40 में जो पड़ा था वो सेम, एंड इंड एस 16 के जैसा ही है। देन परचेज बाय कैश देखा था, और परचेज बाय कैश में हमने ऐसे एक्सपेंसेस विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट वो देखा था, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस जो है ना, ये लगता है कि इंटेंजिबल एसेट है बट इंटेंजिबल एसेट नहीं ये, और इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। Then comes the important one, acquisition in business combination. Acquisition in business combination. अब business combination क्या है सर? What do you mean by business combination? इंटर में amalgamation पढ़ा था क्या? Amalgamation? हाँ। हाँ, amalgamation में क्या होता था? अमलगमीशन में इनकेस कोई कंपनी हम्म। का वो मर्जर और एक्विजिशन होता था हम्म। जिसमें अमलगमेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ते थे, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिमिलर वे में यहाँ पे इंड एस में बिजनेस कॉम्बिनेशन है। इसका जो है ना इंड एस 103 है। इंड एस 103 में एक डिटेल्ड अकाउंटिंग दिया है, जब कोई एंटिटी दूसरा एंटिटी को एक्वायर करेगा, ठीक है। जब कोई एंटिटी दूसरा एंटिटी को एक्वायर करेगा, कैसे सर? फॉर एग्जांपल समझो ये एक बिजनेस है, कंपनी ए है, ठीक है, और ये है कंपनी बी। कंपनी ए क्या कर रहा है? कंपनी बी को एक्वायर कर रहा है। कंपनी ए क्या है? कंपनी बी को एक्वायर कर रहा है। अब यहाँ पे कंपनी बी के बुक्स रहेगा, यहाँ पे बुक्स या बैलेंस शीट समझ लो। बुक्स या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होगा, असेट होगा, राइट। लाइबिलिटी होगा, असेट होगा, उसमें फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा, फर्नीचर, देन बिल्डिंग, समझो लैंड भी है, कैश भी है, ठीक है। और कोई इंटेंजिबल बता दो मुझे। इंटेंजिबल, पेटेंट है, और कॉपीराइट भी है। क्या है? कॉपीराइट भी है, और ये साइड लाइबिलिटीज भी है। ये क्या है? बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअल ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है कि कंपनी ए इज एक्वायरिंग कंपनी बी। कंपनी ए इज एक्वायरिंग कंपनी बी। अब जो है ना इंडेस 103 में स्पेसिफिकली बताया है क्या, कि सामने वाला जो कंपनी का बुक्स बुक्स का जो है ना, बुक्स में जो वैल्यू है असेट्स एंड लाइबिलिटी से कौन से वैल्यू मिलेगा? ये बुक्स है ना, दिस बुक्स में जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह सब कुछ, ये सारे जो है ना फेयर वैल्यू में लेगा। बुक वैल्यू में कभी नहीं ले सकता। किस पे लेगा? फेयर वैल्यू में। क्यों सर? क्योंकि इंडेक्स जो है ना फेयर वैल्यू फॉलो करता है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू में लेगा। अभी समझो ये जो पेटेंट है एंड कॉपीराइट है, इसका तो फेयर वैल्यू मिल जाएगा मुझे। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड का जो है ना फेयर वैल्यू मिल जाएगा, कैश का तो नहीं होगा क्योंकि कैश अपना लिक्विड असेट है। पेटेंट एंड कॉपीराइट का कब हम बुक्स में रिकग्नाइज कर सकते हैं? यानी ए जो है ना, ए एक्वायर करने के बाद पेटेंट एंड कॉपीराइट को कब कब बुक्स में दिखा सकता? जब इन दोनों का भी फेयर वैल्यू पता हो मुझे। क्या? इन दोनों का भी फेयर वैल्यू पता हो, तब जाके सेपरेटली सेपरेट इंटेंजिबल एसेट हम रिकग्नाइज करेंगे। समझ रहा है क्या बोल रहा हो? अभी फॉर एग्जांपल समझो परचेस कंसिडरेशन, कभी सुना है नाम? परचेस कंसिडरेशन निकालते हम। यस। समझो ए ने क्या किया, ए ने कैश भी दे दिया, कैश दे दिया, फिर उसके बाद शेयर्स दिया, फिर उसके बाद उसका लाइबिलिटी भी अज्यूम कर लिया, सब कुछ। समझो फॉर एग्जांपल परचेस कंसिडरेशन 1 लाख है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। परचेस कंसिडरेशन इज 1 लाख। अब यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन होने के बाद नेट एसेट मेरा, नेट एसेट कैसा आया? नेट एसेट कैसा आया? ये जो असेट्स है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, राइट। नेट एसेट से मेरा 85,000। तो बचा हुआ क्या है मेरा? बचा हुआ मेरा गुडविल आ गया। गुडविल या कैपिटल रिजर्व, दोनों में से एक आएगा, बट यहाँ पे गुडविल
आ गया मेरा 15,000 का। क्या यहाँ तक समझा? क्या यहाँ तक समझा? अब यहाँ पे गुडविल जो है, यस सर। ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सबका लैंड और सब सब लेस करने के बाद जो भी असेट आएगा, जो भी असेट का बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस बचेगा वो मेरा गुडविल है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पेटेंट है, गुडविल क्या हुआ मेरा? इंटेंजिबल असेट हो गया। गुडविल मेरा क्या हुआ? इंटेंजिबल असेट हुआ। गुडविल इंटेंजिबल असेट सेपरेटली रिकग्नाइज करूंगा, और दूसरे जो है ना, ये पेटेंट और कॉपीराइट, पेटेंट और कॉपीराइट को भी मैं सेपरेटली रिकग्नाइज करूंगा। कब? इसका फेयर वैल्यू जब अवेलेबल होगा, तब जाके सेपरेटली रिकग्नाइज करूंगा मैं। अदरवाइज वो गुडविल में अज्यूम हो जाएंगे, यानी सिर्फ गुडविल का वैल्यू में चला जाएगा। समझा क्या बोला? फिर से सुनो। अभी यहाँ पे हम वैल्यूज लेके करते हैं, वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज। समझो, मेरे पास फर्नीचर है फॉर रुपीज 10,000। मेरा बिल्डिंग है फॉर रुपीज, ये सारे फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ? फिर उसके बाद लैंड है 20,000 का। ओके। पेटेंट है, पेटेंट आगे 5,000। अब यहाँ पे पेटेंट जो है ना, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि पेटेंट इज बुक वैल्यू। क्या है? पेटेंट का जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू है। अब बताओ कितना होता है इसका टोटल? 10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000। 40,000 हो गया। 40,000 हो गया। अब मेरा परचेस कंसिडरेशन कितना हुआ? परचेस कंसिडरेशन इज समथिंग अराउंड 50,000 समझ लो। 50,000 माइनस कर दूंगा नेट एसेट्स 40,000, तो कितना आएगा? 10,000 मेरा गुडविल आएगा। 10,000 ठीक है। 10,000 मेरा गुडविल आया। क्या ये जो पेटेंट है, पेटेंट में तो नेट एसेट में चला गया, नेट एसेट्स में चला गया, बट गुडविल में ये वैल्यू इंक्लूडेड है। हम टोटल गुडविल ये दिखा देंगे, टोटल गुडविल ये दिखा देंगे। समझो यहाँ पे इसका फेयर वैल्यू ये होता है, समझो इसका फेयर वैल्यू ये होगा। ठीक है, फेयर वैल्यू ये होगा। तो फिर अब जाके हम क्या करेंगे? 40,000 सेम परचेस कंसिडरेशन, नेट एसेट इतना ही होगा। नेट एसेट जो है ना, ये इतना ही होगा। बट यहाँ पे गुडविल 10,000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? गुडविल 10,000 नहीं होगा। इसमें से हम क्या करेंगे? 10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, 35,000 मेरा, 40,000। इसमें से 5,000 जो है वो पेटेंट दिखा देंगे। क्यों सर पेटेंट दिखाएंगे? क्योंकि पेटेंट का इंटेंजिबल असेट मेरे पास है, राइट। और 5,000 मैं गुडविल दिखा दूंगा। नहीं, कुछ तो एक मिनट, हाँ। अच्छा, एक मिनट, इसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, फिर बिल्डिंग आएगा अलग से, फिर लैंड आएगा, पेटेंट भी आएगा। 2 PC पे कर रहा हूँ मैं। कितना? 50,000। ओके। लाइबिलिटीज को छोड़ो। 10,000, 5,000, 20,000, और मेरा पेटेंट 5,000 का दिखाऊंगा। तो गुडविल कितना आएगा? गुडविल कितना आएगा? 50,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 माइनस। अच्छा, गुडविल जो है ना, यहाँ पे 10,000 होगा। यहाँ पे इससे पहले ये हो गया था मेरे से मिस्टेक। क्या मिस्टेक होता है सर? जब बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू था,
जब बुक वैल्यू होगा, इंडेक्स 103 क्या बोलता है? इंडेक्स 103 बोलता है जो भी असेट्स है उसको फेयर वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। जो भी असेट्स है उसको फेयर वैल्यू मिलेंगे। तो इसका फेयर वैल्यू अवेलेबल था, इसका फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं था मेरे पास, बराबर। इसका फेयर वैल्यू अवेलेबल था, इसका अवेलेबल नहीं था। तो कितना हुआ इसका फेयर वैल्यू? 35,000, राइट। 35,000 लेस करो यहाँ पे, तो मेरा गुडविल 15,000 आएगा। इन फर्स्ट केस, हाँ, फर्स्ट केस में बोल रहा हूँ। समझा फर्स्ट केस क्या बोला? हेलो। Oh, yes, yes, sir. फर्स्ट केस क्या बोल रहा हूँ? सिंपल है, 103 क्या बोल रहा है कि जो भी एसेट्स है उसको फेयर वैल्यू में अज्यूम करना है, मतलब फेयर वैल्यू लेना है। यहाँ पे मेरे पास बिल्डिंग का था, फिर उसके बाद फर्नीचर का था और लैंड का, ये तीन असेट्स का मेरे पास फेयर वैल्यू था। पेटेंट का जो है ना फेयर वैल्यू नहीं था, राइट। तो फिर जो बिल्डिंग असेट्स वगैरह जो है उसको ले लूंगा मैं, और पेटेंट को इग्नोर कर दूंगा यहाँ पे, राइट। पेटेंट को इग्नोर कर दूंगा। तो फिर जो बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग, लैंड एंड फर्नीचर, इसका वैल्यू हुआ 35,000, 35,000। उसको लेस कर दूंगा तो गुडविल आ गया 15,000, ठीक है। गुडविल आ गया 15,000। समझो सेकंड केस बता रहा हूँ। अब गुडविल बोल रहे हो सर 15,000, इसमें जो है ना ये दो चीज कवर्ड है। पेटेंट का जो 5,000 है इसमें ही कवर्ड है, यानी गुडविल के वैल्यू में पेटेंट का वैल्यू भी कवर हो गया। ये एक इंटेंजिबल बन गया ना मेरे बुक्स में। समझा क्या बोला? समझो Yes, सेकंड sir. केस लेते हैं, सेकंड केस में यहाँ पे ये जो है ना फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू है। जब ये फेयर वैल्यू मिल गया मुझे तो फिर टोटल ले लूंगा, टोटल ले लूंगा। यहाँ पे 40,000 आ जाएगा मेरा। 40,000 कैसा? इन सबको ऐड करने के बाद जो 40,000 आया वो। तो यहाँ पे तब जाके मेरा 10,000 जो है ना गुडविल आएगा। अब मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पेटेंट अलग से रिकग्नाइज करेंगे हम। इंटेंजिबल असेट का अगर फेयर वैल्यू है तो उसको अलग से रिकग्नाइज करेंगे, और गुडविल को अलग से रिकग्नाइज करेंगे। समझा? जब पेटेंट का जो है ना फेयर वैल्यू है तो उसको अलग से रिकग्नाइज करेंगे, और गुडविल जो है उसको अलग से रिकग्नाइज करेंगे। बट इन फर्स्ट केस कैसा था? सिर्फ मेरे पास किसका था? फर्नीचर का था, बिल्डिंग का था और लैंड का था, राइट। टू परचेस कंसिडरेशन, तो बिल्डिंग का 10,000, 5,000 और 20,000, और मेरा पीसी बन गया था कुछ 50,000। जो भी डिफरेंस है वो था गुडविल मेरा। गुडविल कंपटीशन सीखेंगे हम किसमें? 103 में। यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया ले लो, ब्रीफ आइडिया। तो यहाँ पे 15,000 आ गया मेरा, 15,000 गुडविल आया, राइट। अब यहाँ पे जो पेटेंट है उसका फेयर वैल्यू नहीं था, तो ये यहाँ पे अलग से रिकग्नाइज कर रहे हैं क्या हम? नहीं ना। समझा No. ब्रीफ आइडिया? Yes, sir. इन केस यहाँ पे लिखा रहेगा मैं। हम्म, देखो, intangible assets of vendor company can be incorporated in the books of purchasing company। जो परचेसिंग कंपनी है उसके बुक्स में कब? ओनली इफ द फेयर वैल्यू जब फेयर वैल्यू अवेलेबल है, इज अवेलेबल फॉर द इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स का फेयर वैल्यू है, तभी मैं बिजनेस जो ये है क्या बोलते हैं, मेरे बुक्स में परचेसिंग कंपनी, जो परचेसिंग कंपनी उसके बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इंटेंजिबल असेट्स ऑफ द वेंडर कंपनी कैन नॉट बी टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी, मतलब बुक वैल्यू में हम ले नहीं सकते, बराबर। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग बट परचेस कंसिडरेशन, जो परचेस कंसिडरेशन है, माइनस नेट एसेट्स, या इन सिंपल सेंस जो भी हम परचेस कर रहे हैं कंपनी को, हम कुछ एडिशनल अमाउंट देते हैं, उसका वैल्यू से हम एडिशनल अमाउंट देते हैं, जो एडिशनल अमाउंट है वो गुडविल है, ठीक है। जो भी डिफरेंस है विल बी रिकग्नाइज एज गुडविल, डिफरेंस विल बी रिकग्नाइज एज गुडविल। एक और एग्जांपल देते हैं, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि समझा कि नहीं करके। समझो यहाँ पे, इंटेंजिबल है 10,000 का, ओके। इंटेंजिबल टू, अब यहाँ पे 20,000 का, ठीक है। और लैंड है 20,000 का, बिल्डिंग है, समझो 10,000 का, और लाइबिलिटीज भी है।
5,000 का। ठीक है, लाइबिलिटीज भी है और 5,000 का, और मेरा परचेस कंसिडरेशन कितना हुआ? परचेस कंसिडरेशन, पीसी, कितना होगा? पीसी समझो मेरा 70,000 है। हम्म, अब बताओ, एक चीज समझ गया कि सर अगर इनटेंजिबल असेट जो है ना, उसका क्या है, फेयर वैल्यू है, तो वो फेयर वैल्यू के बेसिस में हम उसको रिकग्नाइज करेंगे सेपरेटली। जो पर्टिकुलर इंटेंजिबल है उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे अदर देन गुडविल। अदर, अगर उसका इंटेंजिबल असेट्स का ये नहीं है, क्या बोलते, फेयर वैल्यू नहीं है, तो फिर वो किस में आ जाएगा? गुडविल के वैल्यू में आ जाएगा। यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये जो 10,000 है एंड 20,000 है, ये बुक वैल्यू है। ये जो है ना, अजम्पशन वन क्या है? अज्यूम बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू है। अब जब बुक वैल्यू है तो क्या हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे बुक्स में? हम्म, बताओ, क्या हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे? नहीं। जब फेयर वैल्यू है तब इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो पीसी कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन कैसा होगा? मेरा पीसी कितना है? 70,000। पीसी 70,000 है, माइनस असेट्स। असेट्स कितना हुआ? 30। और लैंड का 20,000, प्लस बिल्डिंग का 10,000, और लाइबिलिटीज कितना है? 5,000। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा? 10, 20, 35। मेरा गुडविल आ गया 35,000। क्या आ गया मेरा गुडविल? 35,000, बराबर है ना? नहीं, 25,000 आएगा यहाँ पे, तो मेरा गुडविल आ जाएगा 45। 45। 45। अब यहाँ पे जो गुडविल है 45,000 में, क्योंकि मेरा जो इंटेंजिबल्स है, ये वाला जो है ना, इंटेंजिबल नंबर वन टू, इनका फेयर वैल्यू नहीं था। क्योंकि इनका फेयर वैल्यू नहीं था, इनका जो वैल्यू है ना, वो गुडविल में इनकॉर्पोरेटेड है, गुडविल में कन्वर्ट हो गया, सेपरेटली हम उसको रिकग्नाइज नहीं किया। मतलब क्या बोल रहे हो यहाँ पे? समझो इंटेंजिबल वन एसेट्स का जो 30,000 है, 30,000 कैसा है यहाँ पे ना, 10,000 प्लस 20,000, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसको सेपरेटली रिकग्नाइज नहीं किया हमने। राइट? अगर वही समझो, सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में क्या है, अज्यूम कर लो इंटेंजिबल एसेट्स फेयर वैल्यू इज सेम एज बुक वैल्यू। अब बताओ मेरा गुडविल क्या आएगा? 70,000 माइनस 20,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000। यही किया मैंने, 10,000 20,000 10,000 20,000, माइनस लाइबिलिटीज कर दिया, तो बताओ कितना आता है? 15,000। 15? पक्का? 60,000 प्लस, ओके, 15,000 मेरा गुडविल है। राइट? क्या है मेरा गुडविल? 15,000। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरा जो इनटेंजिबल एसेट्स है उनका फेयर वैल्यू मुझे पता है, तो इनटेंजिबल एसेट्स का फेयर वैल्यू है, तो उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करूंगा मैं, सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे अदर देन गुडविल। ठीक है, इसका जर्नल भी देख लो एक बार। लैंड आएगा, फर्नीचर आएगा, अच्छा लैंड और बिल्डिंग था ना, लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, देन कम्स इंटेंजिबल वन, इंटेंजिबल टू, टू परचेस कंसिडरेशन, टू लाइबिलिटी। ओके, लैंड था 10,000, 20,000, फिर इंटेंजिबल वन का 20,000, 10,000, और यहाँ पे पीसी था अपना 70,000, एंड लाइबिलिटी 5,000 का। डिफरेंस निकाल के देखो, गुडविल आएगा, गुडविल आएगा कितना? 15,000 का। राइट?
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्री डिफरेंट क्या हो रहा है, थ्री डिफरेंट इंटेंजिबल आ रहा है, इंटेंजिबल 1 2 एंड 3। लेकिन ऊपर वाला केस में क्या होगा, ऊपर वाला केस में डायरेक्टली जो है ना डिफरेंस इसमें जाएगा, लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, टू पीसी, टू लाइबिलिटी। पीसी 70,000 का था, लाइबिलिटी 5,000 का था, बिल्डिंग 20,000 या 10,000 जो भी था, जो भी डिफरेंस है गुडविल में जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक इंटेंजिबल आया। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अगर इन केस इंटेंजिबल एसेट का फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे, अगर नहीं है तो फिर वो जो है ना गुडविल के वैल्यू में चला जाएगा। यस नो, समझा क्या बोला। Yes. हम्म। अब आगे क्या होगा, ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल है ना, गुडविल, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक आईपीआर है विथ इनडेफिनाइट लाइफ। यानी क्या, कि सर ये जो गुडविल है ना ये इनफाइनाइट लाइफ का है, ये कोई फाइनाइट लाइफ नहीं है जिसमें हम वो पर्टिकुलर अगर हम ईयर्स लगाऊंगा और उसको अमोर्टाइज कर दूंगा ईयर बाय ईयर, नहीं। ये इनडेफिनाइट लाइफ, ये बुक्स में चलते ही रहेगा। ये क्या होगा, ये बुक्स में चलता रहेगा। इसका क्या करेंगे हम, ईयर ऑन ईयर जो है ना, ईयर ऑन ईयर इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे इसका, इम्पेयरमेंट टेस्ट। समझा क्या बोला, क्या बोल रहा, कि जो भी एसेट, ये जो गुडविल है, हम जो एक्विजिशन में गुडविल आएगा, वो गुडविल जो है उसका लाइफ है वो इनडेफिनाइट है। ठीक है, उसका लाइफ जो है ना वो इनडेफिनाइट है। इसका बुक्स में कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होगा। अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनडेफिनाइट लाइफ है। ठीक है। सेकेंड थिंग, इसका इसमें रिडक्शन कैसे आएगा सर, गुडविल है ना, इसमें रिडक्शन या फिर उसको गुडविल कैसे खत्म होगा। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंड एस 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट टेस्ट यानी क्या है, इम्पेयरमेंट टेस्ट, 1 मिनट, हाँ। इम्पेयरमेंट मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है या फिर कैरिंग अमाउंट है, जो बुक वैल्यू है या फिर कैरिंग अमाउंट है, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वैल्यू इन यूज से। वैल्यू इन यूज इन द सेंस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या वैल्यू इन यूज, सॉरी, ये होगा रिकवरेबल अमाउंट। वही बोला कहाँ पे तो मिस हो रहा, ये होगा रिकवरेबल अमाउंट, और यहाँ पे वैल्यू इन यूज आएगा। ये क्या है, कंप्यूटेशन करना सीखेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। ये होगा विच एवर इज हायर आई गेस। तो इन दोनों में से कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट को हम, रिकवरेबल अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से। ठीक है, बुक वैल्यू से जब कंपेयर करेंगे, जो भी आएगा, जो भी आएगा डिफरेंस, समझो फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू है मेरा 100 और रिकवरेबल अमाउंट है 90। यानी क्या, मेरा बुक्स में भी दिखा रहा हूँ 100 लेकिन मार्केट में मुझे कितना मिल रहा है, ओनली 90। तो फिर जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ये कहाँ पे पढ़ेंगे सर, ये इंड एस 36 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ये इम्पेयरमेंट लॉस को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ऐसा गुडविल का जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा। समझा क्या बोला। आ जाओ यहाँ पे नोट में, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड एस 38, goodwill is considered as intellectual property rights with indefinite life. It means that there is no fixed life of the goodwill due to which we will never amortize under Ind AS 38। Ind AS 38 में कभी भी amortize नहीं होगा क्योंकि वो infinite life का है। It can be written off only by testing annual impairment under the guidance of Ind AS 36। Ind AS 36 के अंदर जो एनुअल इम्पेयरमेंट है उसके बेसिस में। अब ये सोचते रहोगे कि ये वाला जो कैसे कंप्यूट करना है, ये Ind AS 36 में सीख लेंगे। ये जो है ना कैश फ्लो बेसिस में हम कंप्यूट करते हैं, मतलब कैश फ्लो को डिस्काउंट करके, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, वो कैलकुलेट करना हम सीख लेंगे इंड एस 36 में। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दिया गया है इम्पेयरमेंट क्या होता है, इम्पेयरमेंट टेस्ट यानी कैसा करते हैं हम। ठीक है, समझा क्या बोला, इज दैट क्लियर, फिर से समझाओ, कुछ डाउट है। Hmm.
आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन इलेस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ो एक बार। इलेस्ट्रेशन नंबर 5। जल्दी जल्दी से। वंस यू आर डन लेट मी नो। Done. डन। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। ऑन 31st March 2001, X1 अर्थ इंडिया लिमिटेड पेड कितना, 50 लाख और 100% इंटरेस्ट, 100% इंटरेस्ट ओके, इन सन इंडिया लिमिटेड। ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अर्थ लिमिटेड जो है ना सन लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, ऐसे ही समझो। अब आगे क्या हो रहा है, एट दैट डेट सन लिमिटेड नेट एसेट्स हैड द फेयर वैल्यू ऑफ 30 लाख। उसका सन एसेट्स का, सन लिमिटेड का जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू क्या है सर, फेयर वैल्यू इज नथिंग बट 30 lakhs। यस नो। इन एडिशन, इन एडिशन, सन लिमिटेड ऑल्सो हेल्ड द फॉलोइंग राइट्स। क्या राइट्स, ट्रेडमार्क था, नेम ग्रांड, वैल्यू 1 लाख 80 यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, ओके सर, एंड सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स टू electronic products. Future cash flow from this are estimated to be 1 लाख 50 per annum for next 6 years। 6 साल तक जो है ना इसको मिलेगा, और 6 साल का डिस्काउंटेड रेट दिया है मुझे। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है एंड अदर इंटेंजिबल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन डेट। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन एडिशन बोल रहे हैं ना, यानी क्या, मेरा जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स जो है ना वो 30 lakhs है, राइट, मेरा नेट एसेट्स 30 lakhs है। उसके साथ साथ में ये दो इंटेंजिबल एसेट्स है मेरे पास, ये दो इंटेंजिबल एसेट्स है। अब ये दो इंटेंजिबल एसेट्स का मुझे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक दिया है, यानी क्या, ये फेयर वैल्यू समझ लो, जो 1 लाख 80 ये फेयर वैल्यू है, और यहाँ पे भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ही दिया है ना, यहाँ पे एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो दिया है, ये भी फेयर वैल्यू समझ लो। तो दोनों का फेयर वैल्यू पता है मुझे, राइट, दोनों का फेयर वैल्यू पता है, तो फिर दोनों को रिकग्नाइज कर लूंगा सेपरेटली। यस नो, सेपरेटली रिकग्नाइज कर दूंगा। आ जाओ सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5 ना। बिजनेस कॉम्बिनेशन का, ओके। तो कैसा आएगा, स्टेटमेंट showing computation of computation of गुडविल। हमें गुडविल कंप्यूट करना है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन कितना पे किया मैंने, 50 lakhs। परचेज कंसिडरेशन मैंने पे किया 50 lakhs, ओके। देन मेरा नेट एसेट्स है मेरे पास, लेस कर दूंगा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स है मेरा 30 lakhs का।
30 लैक्स। इसके एडिशन में क्या है, ट्रेडमार्क भी है। ट्रेडमार्क का पता है कि मुझे वैल्यू, यस 1 लाख 80 का है। देन कम्स, कौन सा था, सेल, क्या था वो, सोल डिस्ट्रीब्यूशन, सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। मुझे 1 लाख 50 का एनुअल कैश फ्लो दिया था, और उसका डिस्काउंटिंग कैश फ्लो 4.36 दिया था ना। यहाँ पे देखो, 1 लाख 50 पर एनम मिलने वाला है 6 साल के लिए, राइट। 6 साल के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा 10% के हिसाब से। तो उन लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 4.36 उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा करके। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा। हेलो, यस सर, ये। हो ना कॉल में। हाँ। 6,54,000 लेस कर दो 380,000, कितना आया, गुडविल कितना आया, 11,66,000। कितना आया, 11,66,000। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है सर, ट्रेडमार्क जो है ना, इसका इंटेंजिबल एसेट्स का मुझे सेपरेटली इसका फेयर वैल्यू दिया था। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको सेपरेटली रिकग्नाइज किया अदर देन गुडविल। ओके, इसका हम क्या करेंगे, ये भी लेंगे ना, क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं एक बार, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ठीक है। नेट असेट्स आ रहा है मुझे, कितना आ रहा है नेट असेट्स, 30 लैक्स का। ट्रेडमार्क आ रहा है, देन सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, ये 1 लाख 80 था, और ये कितना था, 6,54,000, ठीक है। टू परचेस कंसीडरेशन कितना है, 50 लैक्स। बराबर आया। गुडविल, ये बैलेंसिंग फिगर होगा कितना, 11,66,000। यस नो, समझा, बीइंग जो भी आएगा। अभी एंट्री का लॉजिक समझना है क्या। एसेट्स जो यस है, सर। एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट है, राइट। रियल अकाउंट है, और मेरे बिजनेस में कोई बिजनेस को परचेस कर रहा हूँ मैं, राइट। अब बिजनेस को परचेस कर रहा हूँ तो फिर उसके एसेट्स मेरे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, यस, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फिर पूरा एसेट्स आ जाएगा, उसके लिए डेबिट कर रहा हूँ। कैश बाहर जा रहा है, कैश पे कर रहा हूँ, तो डेबिट व्हाट गोस आउट, सॉरी क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। ये मेरा जर्नल एंट्री का लॉजिक हो गया, समझा क्या बोला। अगर तुम्हें ऐसा भी नहीं हो रहा है तो फिर वो कर लो, क्या बोलते हैं, एक इजीएस्ट वे होगा, ऐसा लिख, एसेट्स का बैलेंस पता कर लो, एसेट्स लाइबिलिटीज, फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंस, और फिर उसके बाद क्या आएगा, कैपिटल ना, कैपिटल या शेयर कैपिटल जो भी है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस ऑलवेज, लाइबिलिटी का क्रेडिट ऑलवेज, इनकम का क्रेडिट ऑलवेज, और एक्सपेंस का डेबिट ऑलवेज, और कैपिटल का क्रेडिट, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा, असेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। अगर घटेगा तो होगा क्रेडिट, बराबर। अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। अगर कम होगा तो होगा डेबिट, बराबर। सिमिलरली ये बढ़ेगा, इनकम मतलब इनकम मिलेगा मुझे तो क्रेडिट होगा, अगर घटेगा तो डेबिट होगा। सेम ये, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ये होगा तो क्रेडिट होगा। ये लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो। तब ये लॉजिक अप्लाई करूंगा मैं, तो फिर मेरा असेट्स बढ़ रहा है यहाँ पे, यस नो, असेट्स बढ़ रहा है। तो असेट्स बढ़ेगा तो क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा, तो उसके लिए डेबिट कर रहा हूँ। कैश इज ऑल्सो असेट, कैश बाहर जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, कम हो रहा है, तो फिर उसके लिए क्रेडिट करेंगे हम, यहाँ पे उसके लिए क्रेडिट किया। ये बस सिंपल नॉलेज के लिए बोला, ऐसे बोलो मत सर हमको 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ाया था वही पढ़ा रहे हो।
डेवलपमेंट फीस, रिवैल्यूएशन मॉडल। हम्म क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो एक बार। अच्छा है, एलडीआर क्वेश्चन है, ओके सर। पढ़ लोगे। डन सर। डन। बताओ क्वेश्चन में यस। क्या बोल रहा है। एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग जर्नल्स। ओके, पब्लिशिंग जर्नल्स में कितना, यहाँ पे जो है ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 50% नहीं है, यहाँ पे 100% है। तुम्हें रिवाइज्ड कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। 100% है ये। 100% स्टेक इन वाई लिमिटेड, अ कंपनी इन सेम इंडस्ट्री, ठीक है, पब्लिशिंग जर्नल है, और 100% स्टेक एक्वायर कर रहा है वाई लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन इज, कितना हुआ ये, 10 करोड़। कितना है 10 करोड़। एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितना है, 8.5 करोड़। 8 to 50 lakhs। राइट, नेट एसेट्स। अब बताओ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास परचेज कंसिडरेशन है, कितना है, 10 CR का है परचेज कंसिडरेशन। और मेरा नेट एसेट्स पता है मुझे, 8.5 करोड़ का है। राइट, लेस कर दूंगा तो मुझे गुडविल आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग कितना आएगा, 1.5 करोड़ गुडविल। राइट। अब आगे क्या बोल रहा है, परचेज कंसिडरेशन। ये जो परचेज कंसिडरेशन हमने जो पे किया है ऑलरेडी, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा। इंक्लूड्स 30 lakhs फॉर ऑब्टेनिंग स्किल स्टाफ ऑफ वाई लिमिटेड। अच्छा, जो भी स्किल स्टाफ है, जो भी स्टाफ के ऊपर हम जो खर्चा करते हैं, क्या उसको हम इंटेंजिबल रिकग्नाइज करेंगे। बताओ। नो सर। नो ना, इसको पीएनएल में चार्ज कर देते हैं नो। नॉर्मली। तो जो 30 lakhs है उसको हम लोग एज अ, क्या बोलते हैं इसको, एज अ इंटेंजिबल हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ओके। देन 50 lakhs जो है बाय वे ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स नॉन कम्पीट फीस, सो एज टू रिस्ट्रिक्ट वाई लिमिटेड टू कम्पीट इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अच्छा, नॉन कम्पीट फीस पे किया है, 1 मिनट बचा है, जल्दी सुन लो। नॉन कम्पीट फीस बचा है, नॉन कम्पीट फीस जो, चलो कहाँ पे थे हम। नॉन कम्पीट फीस, नॉन कम्पीट फीस यानी क्या है बताओ। नॉन कम्पीट फीस यानी, समझो मैं कोई सिमिलर इंडस्ट्री में हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। टीचिंग करने के लिए कोई आया मेरे पास, बोलता है कि भाई तू टीचिंग मत कर, और मुझे कोई पैसा देखेगा फॉर पीरियड ऑफ 5 years। तो फिर ये क्या है, इनडायरेक्टली एक लाइसेंस टाइप है। इनडायरेक्टली एक लाइसेंस टाइप है। तो फिर ये जो है ना, इसको हम, इसका फेयर वैल्यू भी पता है कितना है मुझे। फेयर वैल्यू 50 lakhs, तो इंटेंजिबल सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे हम। राइट, इनटेंजिबल हम सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे। तो अब बताओ गुडविल कितना आएगा। तो हम गुडविल कंप्यूटेशन के लिए क्या करेंगे सर। कितना था मेरा, 10 करोड़ का तो परचेस कंसिडरेशन था। 8.5 करोड़ जो है ना, 8.5 करोड़ क्या था मेरा नेट एसेट्स। तो 8.5 करोड़ नेट एसेट्स आएगा, 10 करोड़ माइनस 8.5, ये मेरा 1.5 गुडविल आया था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। ये बिना इंक्लूड करे हुए मेरा जो गुडविल है 1.5 था, बट यहाँ पे जो है ना, इसमें 1.5 में नॉन कम्पीट फीस कितना, 50 lakhs है ना। 0.5 जो है ना, 0.5 ही आएगा। 50 lakhs जो है, 50 lakhs मुझे अलग करना पड़ेगा सेपरेटली इंटेंजिबल को, क्योंकि फेयर वैल्यू है, तो फिर उसको अपन सेपरेटली रिकग्नाइज करते, राइट। बराबर ना। हम अगर नॉन कम्पीट फीस का जो अगर फेयर वैल्यू है तो उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे। और 1 लाख मेरा गुडविल, 1 करोड़ मेरा गुडविल हो जाएगा। नहीं समझा सर, फिर से बताता हूँ। अब ये जो है ना मेरा 10 करोड़, 10 करोड़ जो है ना परचेज कंसिडरेशन, 10 करोड़ है, और मेरा नेट एसेट है, कितना है नेट एसेट, 8.5 करोड़। 8.5 करोड़ में, 8.5 करोड़ में यहाँ पे 0.5 जो है ना, 0.5, 0.5 lakhs जो है, ये मेरा नॉन कम्पीट फीस है। नहीं, एडिशनल है, ओके। तो 8.5 मेरा नेट एसेट है, माइनस 0.5 जो है,
0.5 मेरा नॉन कम्पीट फीस है, उसको एडिशनली रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अब बताओ, ऐसा ना करते, ऐसा करेंगे हम। कैसे करेंगे सर? 10 करोड़ मेरा पीसी है, 8.5 मेरा नेट एसेट है। पेन का अलग ही चक्कर चल रहा है। पीसी मेरा 10 करोड़ है, फिर उसके बाद मेरा जो नेट एसेट है वो 8.5 करोड़ है। और मेरा यहाँ पे नॉन कंपीट फीस क्यों सेपरेटली ले रहा हो? क्यों? इसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है 0.5। ये दोनों को लेस करने के बाद बताओ गुडविल कितना आएगा? कितना आएगा? 10 - 8.5 -0.5, 1 करोड़ का गुडविल आएगा, राइट? समझा ये? यस। समझा क्वेश्चन में क्या दिया है? आ जाओ, ये थियोरी वाला पार्ट भी पढ़ देते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ शुड दी अबाउट ट्रांजेक्शन बी अकाउंटेड फॉर? अकाउंटेड फॉर यहाँ पे ऐसा जैसे बोल रहे हैं ना, हाउ शुड बी ट्रांजेक्शन अकाउंटेड फॉर, इसका तुम डायरेक्टली टेबुलर फॉर्मेट पे भी दे सकते हो, या फिर ऐसे थ्योरेटिकल आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है। एक्स लिमिटेड शुड recognize an intangible asset in respect of consideration paid towards non-compete fees. However, amount paid for obtaining this skilled staff amounting to 30 lakhs does not meet the definition of intangible asset. इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन मीट नहीं करता जो 30 lakhs है। क्यों? वो स्किल स्टाफ के ऊपर ये किया था। एक्स लिमिटेड हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड एनी राइट ओवर द रिसोर्सेज एंड शुड बी एक्सपेंस्ड ऑफ। यानी वो जो 30 lakhs है वो एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। लेकिन जो नॉन कम्पीट फीस है, क्यों हम जो स्किल स्टाफ है ना, उसको हम क्यों एक्सपेंस ऑफ करेंगे? क्योंकि इनसफिशिएंट कंट्रोल ओवर द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्किल स्टाफ। ठीक है सर। लेकिन 50 लाख जो है विल बी सेपरेटली recognized एज एन intangible asset whereas the amount of paid for training staff skill staff does not meet the recognition criteria. However, since it is acquired in the business combination, it forms part of goodwill. किसकी बात कर रही है? किसकी बात कर रही है? जो स्किल स्टाफ है ना। छोड़ो, स्किल स्टाफ है ना उसके बारे में बात कर रहा। गुडविल में इंक्लूडेड रहेगा। गुडविल में जो 30 lakhs है उसका वैल्यू इंक्लूडेड रहेगा। ओके। तो फिर जब कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे इन लोग डायरेक्टली क्या क्या किया, 1.5 पहले गुडविल निकाला था। 1.5। तो फिर उसके बाद उन्होंने अलोकेट किया 1 करोड़ जो है ना वो गुडविल आ जाएगा डिफरेंस। और 0.5 जो है वो नॉन कम्पीट फीस के अगेंस्ट। हम क्या किए? डायरेक्टली किए। हम क्या किए? पहले क्या किए? असेट्स को लिए, पीसी कंसिडरेशन 10 करोड़, फिर नेट असेट 8.5 करोड़, एंड जो नॉन कम्पीट फीस है, नॉन कम्पीट फीस वो 0.5 करोड़। ये सबको लेस कर दो तो फिर गुडविल आ जाएगा 1 करोड़ का। समझा ये? कुछ डाउट है क्वेश्चन में? बताओ। नो सर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन का ही है। ये इसमें बताओ, तुम लोग ये निकाल के बताओ कि क्या मेरा गुडविल होना चाहिए। बताओ। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, निकाल के बता दो। क्या हुआ? 1,50,000। 1,50,000 कितना आ रहा है? निकालो निकालो। कंप्लीट मतलब ऐसा गैस मत बताओ, डायरेक्टली बोल दो 1,50,000। नेट एसेट्स इतना है, ओके। मेरा फेयर वैल्यू 30,000 प्लस 70,000। नहीं,
फिर से एक और बार ट्राई करो, वन मोर टाइम। यहाँ पे देखो नीचे जो है ना फेयर वैल्यू दिया है। हम इसमें जो है ना इंटेंज जब एक्विजिशन करते हैं वो किन से किसके बेसिस में, फेयर वैल्यू के बेसिस में करते हैं। तो उसको कंप्यूट करना मतलब उसको कंसिडर करके कंप्यूट करना। जो भी ये यूट्यूब में देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और कोई भी अपने नीडी फ्रेंड्स को शेयर करना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हो गया। झाल का। 70,000। यस 70,000 राइट। कैसा है 70,000? आ जाओ हम कंप्यूट करते हैं। एक्स लिमिटेड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन परचेस्ड नेट एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का नेट एसेट्स परचेज कर रहा है फॉर रुपीज 4 लाख। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2001। X1 यानी परचेज कंसिडरेशन मेरा कितना हुआ? पीसी इज रुपीज 4 लाख। ओके Oh, सर। yes. द असेट्स एंड लाइबिलिटीज पोजीशन ऑफ वाई लिमिटेड जस्ट बिफोर द एक्विजिशन। बिफोर द एक्विजिशन यानी ये सारे जो दिया है बुक वैल्यू से, सारे जो दिया है बुक वैल्यू से। इसका नीचे देख लेते हैं हम। फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू पीपीई का दिया है कितना? पीपीई का 1,50,000 है, इनटेंजिबल वन का 30 है, एंड इनटेंजिबल टू का 70 है। ठीक है। और कैसे अकाउंट फॉर करेंगे वो बताने बोल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझो नेट एसेट निकालना है मुझे। तो नेट एसेट का असेट्स में क्या क्या है? पीपीई है। पीपीई इज कितना लेगा? 1,50,000 लेगा। 1,50,000 लेगा क्यों सर? 1,50,000 उसका फेयर वैल्यू है। देन इनटेंजिबल वन, इनटेंजिबल वन कितना है? 20,000। 20,000 है कि 30,000 है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है। देन इनटेंजिबल टू का जो है ना फेयर वैल्यू 70,000 है। ओके। कैश एंड बैंक का फेयर वैल्यू नहीं होता है, तो सेम 1,30,000 ले लेंगे। और लेस कर दो लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मेरा ट्रेड पेबल है सिर्फ 50,000 का। बताओ कितना आएगा आंसर? 1,50,000 +30 +70 +30, सॉरी 1,30,000 है ना। 1,30,000 -50, तो ये आ गया 3,30,000। कितना आएगा? 3,30,000। इसको लेस कर दो मेरा पीसी में से, तो मेरा गुडविल आ जाएगा। मेरा गुडविल आ गया जी इतना 70,000। समझ गया जी। गुडविल आ गया 70,000। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रेजेंट कैसे करेंगे? शेड्यूल 3 के हिसाब से मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो फर्स्ट असेट्स आएगा। ये शेड्यूल 3 हम पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। इसका सेपरेट चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। बस यहाँ पे के लिए पीपीई आएगा पहले, फिर गुडविल, फिर इनटेंजिबल वन, इनटेंजिबल और कुछ है क्या उसके अलावा? हाँ, इंटेंजिबल वन, इंटेंजिबल टू, फिर कैश एंड बैंक। ठीक है। पीपीई कितना है? पीपीई 1,50,000। फिर उसके बाद गुडविल इज 70,000, और इनटेंजिबल का है 30,000।
और इंटेंजिबल टू का है 70,000, कैश इन बैंक 1,30,000। और नीचे आ जाएगा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को कैसा दिखाएंगे हम, ट्रेड पेबल को, ट्रेड पेबल डायरेक्टली 50,000। बस हो गया। यहाँ देखो, नीचे गुडविल कंप्यूट किया है 70,000 का, और इसको प्रेजेंट किया है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में। अब शेड्यूल 3 का फॉर्मेट कैसा आएगा जब हम पढ़ेंगे तब दिमाग में बैठ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करो, विच इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें रिसर्च एक्सपेंस भी है, टेक्निकल फेसिबिलिटी भी है। अभी ना कोई इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी ना कोई है, क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये पूरा है। अच्छा, ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लो, विच इज जनरल क्वेश्चन, एक बार रीड कर लो। इसके बाद हम ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पास जाते हैं। इंटरनली जनरेटेड असेट। This is somewhere around related to deferred credit वाला क्वेश्चन। आरटीपी में 2022 में आया था। डन सर। डन। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। डी लिमिटेड, अ लीडिंग पब्लिशिंग हाउस, परचेज्ड कॉपीराइट, कॉपीराइट परचेज किया ऑफ अ बुक फ्रॉम इट्स ऑथर फॉर पब्लिशिंग द सेम। तो जब कॉपीराइट परचेज किया तो क्या बताओ ये इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं? यस नो, इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, आइडेंटिफाइबल एसेट का, वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। यस सर। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा मुझे, कंट्रोल क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है, तो फिर ये इंटेंजिबल एसेट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, if D Limited chooses to make the payment upfront, then consideration would be 80 lakhs is to be paid, which is in general practice in such arrangement। ठीक है, अगर क्या बोल रहा है, डी लिमिटेड जो है आज पेमेंट करेगा, आज के दिन अगर वो पेमेंट करता है तो वो 80 lakhs पे करेगा, विच इज अपफ्रंट। अभी आज अगर वो पे कर लिया तो फिर उसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम, कहाँ पे लिखो जर्नल एंट्री, यहाँ पे लिखता हूँ। अगर 80 lakhs पे किया तो कॉपीराइट अकाउंट डेबिट कितना, 80 lakhs का, टू बैंक अकाउंट या कैश और बैंक, 80 lakhs का खत्म। राइट, यही जर्नल एंट्री हो ना। आज के दिन अगर परचेस कर रहा हूँ और आज के दिन ही पे कर रहा हूँ तो फिर यही जर्नल एंट्री होगा। मैं, मुझे कॉपीराइट मिल जाएगा और मेरे बैंक से पेमेंट चला जाएगा। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो प्रोवाइड्स दैट इन केस डी लिमिटेड जो है ना, वो चूज कर रहा है टू पे द कंसिडरेशन आफ्टर 2 years। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आज के दिन परचेस करूंगा लेकिन पेमेंट कब करूंगा, इन फ्यूचर करूंगा ना, पेमेंट जो है वो इन फ्यूचर करूंगा। देन इट विल बी रिक्वायर्ड टू पे कितना, 1 crore। एट व्हाट वैल्यू द इंटेंजिबल शुड बी रिकग्नाइज एज पर इंडिया 38। बताओ कौन से वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे हम, अगर 2 years जो है ना वो चूज कर लिया तो कौन से वैल्यू में हम रिकग्नाइज करेंगे? बताओ बताओ। 2 years के बाद मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 1 crore। 1 crore। 1 crore 2 years के बाद मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, आज मुझे कॉपीराइट मिल रहा है, तो हम्म। फिर ये 2 years का टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ होगा।
हाँ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू काफी इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो बोल रहा था ना मैं कि डेफर्ड क्रेडिट में दो होते हैं, एक कॉस्ट कंपोनेंट होगा, देन अदर वन वुड बी इंटरेस्ट, राइट। एक कॉस्ट कंपोनेंट, अदर वुड बी इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट मुझे पता है, क्यों पता है? यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि अपफ्रंट अगर मैं पेमेंट करूंगा, आज के दिन ही पेमेंट कर दूंगा, तो फिर मैं कितना पे करूंगा? 80 lakhs। तो मेरा कॉस्ट 80 कितना लाख। हुआ? 80 लाख। बट इन केस अगर मैं फ्यूचर में पेमेंट करता हूँ आफ्टर 2 years, मुझे पे करना पड़ेगा 1 crore। कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 years? इट वुड बी 1 crore। वन। बट मेरा कॉस्ट तो सेम रहेगा ना, कॉस्ट तो मेरा 80 लाख ही रहेगा। तो फिर जो 20 lakhs है, जो 20 lakhs है वो मेरा क्या हुआ? इंटरेस्ट कंपोनेंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस। समझा क्या बोला? यस सर। ठीक है। दिस इज डेफर्ड क्रेडिट वाला क्वेश्चन था ना, वही है कि डेफर्ड क्रेडिट आज के दिन में मैं परचेस करूंगा, इन फ्यूचर 2 years के बाद मैं पेमेंट करूंगा। तो 2 years के बाद पेमेंट करूंगा तो 1 लाख, आज के दिन पेमेंट करूंगा तो 80 lakhs। जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो अगर ऐसा बोलूं तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? जर्नल एंट्री लास्ट में, लास्ट में जाके इन द सेंस, जब जब भी पेमेंट करूंगा, या फिर नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होगा? कॉपीराइट नहीं दिख रहा ना। कॉपीराइट, अकाउंट डेबिट कितनी का ये? 80 lakhs। फिर जो भी फाइनेंस कॉस्ट है वो आ जाएगा। ये कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री कर रहा हुआ, 20 lakhs टू टू बैंक और कैश। कितना होगा? 1 crore। कितना होगा? 1 crore। वही बोला है नीचे पूरा। आ जाओ आंसर रीड करते हैं अब यहाँ पे। As per Ind AS 38, if the payment for an intangible asset is deferred beyond a normal credit terms, normal credit terms से deferred किया, its cost इज दी कैश प्राइस इक्विवेलेंट। यानी क्या? जो हम आज के दिन में पे करूंगा तो कितना पे कर सकता हूँ, वो वैल्यू मेरा क्या रहेगा? प्राइस इक्विवेलेंट, कैश प्राइस। वो वैल्यू में, जैसा यहाँ पे 80 lakhs था, वो वैल्यू में मैं रिकग्नाइज करूंगा। जो भी डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट एंड द टोटल पेमेंट्स इज रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट अनलेस इट इज कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 23। समझा क्या बोला? कि ये जो इनटेंजिबल असेट है, डिफरेंस जो 20 lakhs है, वो जो हम फाइनेंस कॉस्ट मानेंगे। लेकिन अगर इन समझो इन डेज 23 बोलता है कि ये क्वालिफाइंग असेट है, इन डेज 23 में पढ़ेंगे क्वालिफाइंग एसेट क्या है नहीं है। इन डेज 23 बोलता है क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर वो फाइनेंस कंपोनेंट को कैपिटलाइज कर सकता हूँ। सिर्फ वही दिया है, एक नॉर्मल डिस्क्लोजर। इन द गिवन केस, इफ द पेमेंट ऑफ intangible asset, that is copyright, is deferred beyond the normal credit terms, the cash price equivalent to 80 lakhs should be considered as cost and intangible asset will be recorded initially at this value। मतलब 80 lakhs में हम recognize करेंगे जो भी difference है 20,000 का between the cash price and the total payment of 1 crore should be recognized as an interest expenses over the period of credit period 2 साल, unless it is eligible for the capitalization under Ind AS 23-24 क्या borrowing cost। यानी क्या? कि 2 साल में हम रिकग्नाइज करेंगे एज अ फाइनेंस कॉस्ट, अनलेस एंड अदरवाइज जो इंड एस 23 के हिसाब से, अगर वो कैपिटलाइज करने बोलेगा तो कैपिटलाइज करेंगे, नहीं बोलेगा तो उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। यस नो समझा? यस सर, समझ गई। ओके। ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, साथ साथ में आंसर भी देख लो, क्योंकि पता है कि क्या है ये। डन सर। डन। क्या हम ये फ्रेंचाइजी यस। राइट्स को हम इंटेंजिबल एसेट बोल के हम कैपिटलाइज कर देंगे बुक्स में?
यस। क्यों करेंगे? सिंपल है, जो क्राइटेरिया है हमारा, जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस में। फ्रेंचाइजी राइट जो है, क्या ये सेपरेबल है, आइडेंटिफाइबल वो जो है ना, हाँ है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेटली इसको बेच सकते हैं, ये सेटिस्फाइड। ठीक है। देन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगा, यस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगा। क्या इसका कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं हम? इसका कॉस्ट पता है क्या? हाँ पता है मुझे पहले से ही। इसका 1 करोड़ का कॉस्ट है, यस, तो फिर ये जो है ना इंटेंजिबल एसेट, एज एन इंटेंजिबल एसेट हम कैपिटलाइज कर देंगे। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। चलो अगले कंसेप्ट के और बढ़ते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन का समझा? बिजनेस कॉम्बिनेशन का अगर क्रक्स बोल दूं मैं कि क्या है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करेगा तो फिर किसके बेसिस में करेगा? फेयर वैल्यू के बेसिस में करेगा। अब फेयर वैल्यू के बेसिस में जब करेगा, तो जो इनटेंजिबल्स है उसके अंदर, जो भी एसेट्स है उसके अंदर इंटेंजिबल्स होंगे, तो वो इंटेंजिबल्स को तब रिकग्नाइज करेंगे हम जब उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल हो। बराबर। अगर उन केस उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर सिंपली उसको वैल्यू जो है वो गुडविल में अज्यूम हो जाएगा। यस, यही था बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब आएगा इंटरनली जनरेटेड असेट, इंटेंजिबल। क्या है? इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट में सबसे पहले आएगा सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड यानी क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ जनरेटेड? समझो, मैं आज क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ ना। आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और टीचिंग करते 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 समझो 10 साल हो गया मेरा। 10 साल हो गया। 10 साल और मेरे पास अच्छे खासे बच्चे लोग हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं। अब बताओ क्यों आ रहे हैं ये स्टूडेंट जो है ना मेरे पास, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग, मेरा कुछ वैल्यू इंक्रीज हो गया रहेगा, गुडविल क्रिएट हो गया रहेगा। यस नो? मेरा बिजनेस का गुडविल क्रिएट हो गया रहेगा बिजनेस में। जो टीचिंग है, अच्छा पढ़ाता या फिर यस सर। गंदा पढ़ाता जो भी है, एक वैल्यू इंक्रीज हो गया रहेगा या गुडविल क्या क्रिएट हो गया रहेगा। ये क्या है? मेरा ड्यूर कुछ कॉस्ट लगा के इसके लिए? क्या इस पर्टिकुलर जो गुडविल को जनरेट करने कुछ कॉस्ट लगा क्या? नहीं। कैसा है ये? नो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग बच्चे लोग जानने लगे, फिर उसके बाद वैसे आ गया। तो फिर ये क्या है? इंटरनली जनरेटेड है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनली जनरेटेड। तो फिर जब इंटरनली जनरेटेड है, इसका कॉस्ट तो है नहीं मेरे पास कुछ। ये इसका कॉस्ट हम मेजर ही नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते सर बताओ? अब मैं पढ़ाते पढ़ाते जो बच्चे लोग आ रहे हैं उसका कॉस्ट कैसे मेजर कर पाऊंगा? तो जब इसका कॉस्ट रिलायबल नहीं है, पता नहीं है, तो फिर क्या मैं ये इंटेंजिबल एज एन इंटेंजिबल इसको मैं बता सकता हूँ क्या बुक्स में? बताओ। जो क्राइटेरिया है मेरा, जो इंटेंजिबल एसेट्स को क्लासिफाई करना है, उसमें से एक मेन चीज क्या है? एक कॉस्ट पता होना चाहिए एंटिटी को। कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजर्ड। अगर कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड नहीं है, तो फिर जो भी गुडविल है उसको क्या करेंगे हम? एज एन इंटेंजिबल रिकग्नाइज नहीं करेंगे। बराबर ना? नहीं। समझो फॉर एग्जाम्पल, ये बिजनेस है, किन कौन सा बिजनेस है? एक तुम्हारा जो इच्छाधारी बिजनेस बताओ कोई। मेकअप का होगा, या फिर ऐसा कुछ? कपड़ों का। कपड़ों का, ओके। कपड़ों का कौन सा अच्छा है? जारा। जारा, पता है ना जारा? यस सर। जारा कपड़ों का दुकान। अब जारा जो है ना, इनिशियली जब स्टार्ट किया होगा, उसके पास एक कस्टमर हो गए, 2 कस्टमर हो गए, 3 कस्टमर हो गए। बराबर। ड्यूरिंग द कोर्स अब जो है ना जारा वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। वन ऑफ द बेस्ट है ना मार्केट में। जारा का कपड़े मतलब अलग ही उसका ये है, ऑरा है। तो फिर ये क्या है, कैसा आया? उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी हो सकता, या उसका प्राइस रेंज तो महंगा ही रहता है, वो छोड़ो। प्रोडक्ट का क्वालिटी पकड़ लो। उसका स्टाइल जो है ना, स्टाइल बेसिस, अब नया नया कपड़ा आते रहते जारा का। ठीक है। और वो कैची कहाँ से भी चला देते कपड़ों में। तो यहाँ पे जो है ना जारा, इसका एक गुडविल जनरेट हुआ। इसका गुडविल जनरेट हुआ ना। ये गुडविल क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जनरेट हुआ। ड्यूरिंग द हम्म। कोर्स
ये गुडविल जनरेट हुआ। क्या ये गुडविल का उनके पास कॉस्ट होगा क्या? कॉस्ट पता होगा क्या उनको? नो। नो। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस रीच अच्छा था, क्वालिटी अच्छा था, उससे बस से हो गया। अब कॉस्ट पता नहीं है तो फिर क्या ये गुडविल को मैं बुक्स में बता सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? इसका कॉस्ट पता नहीं है। मेरा मेन क्राइटेरिया जो इंटेंजिबल एसेट का जो क्राइटेरिया है, कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजर्ड, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसको गुडविल में नहीं दिखा सकता। तो जो भी सेल्फ जनरेटेड एसेट है, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, उसको हम बुक्स में कभी नहीं दिखाते। यस? समझा क्या बोला? सेल्फ जनरेटेड, जनरली यस सर। ऑटोमेटिकली विदाउट इनकरिंग एनी एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर इनकर नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली ये जो है ना इनबिल्ट होता है। एनी एक्सपेंडिचर देन इट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड एसेट। एग्जांपल इसका क्या है? जैसे हुआ गुडविल, ब्रांड नेम, कस्टमर लिस्ट, पब्लिकेशन टाइटल्स, ये सारे जो है ना इसके एग्जांपल्स हैं। मतलब क्या सर, गुडविल जनरेट हुआ, कस्टमर लिस्ट भी वैसे ही होता है ना। कस्टमर लिस्ट, मैं समझो कॉल सेंटर में काम करूँ, कॉल सेंटर नहीं, वैसे कल क्लास का एग्जांपल दिया था। क्लास का स्टूडेंट्स इंक्वायरी करते रहते हैं, तो एक एक स्टूडेंट का मेरा जो है ना स्टूडेंट के डेटा लिस्ट में अपडेट होता रहता। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास नाम है। ये सारे जो है ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस जनरेट हुआ, तो फिर इसका कुछ कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इन द सेंस इसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो फिर इसको जनरेट, इसको हम एज अ इंटेंजिबल एसेट हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेहनत लगता है उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या है? कॉस्ट मस्ट बी रिलायबली मेजर्ड। रिलायबल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट इज नॉट अवेलेबल। समझा? सेल्फ जनरेटेड का, सेल्फ जनरेटेड असेट कभी भी हम एज अ इंटेंजिबल असेट बुक्स में नहीं बता सकते। ठीक है? अब अदर साइड क्या है? अदर साइड समझो ये मेडिकल जो कंपनी है, मेडिकल जो ये करता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, इन हाउस उनका रिसर्च रहता है ना, इन हाउस रिसर्च रहता है उनका, फार्मास्यूटिकल्स का। यस सर। फार्मा, इसमें जो है ना इन लोग रिसर्च वगैरह चलाते रहते हैं। जैसे अभी कोविड का जो है ना वैक्सीन आया था, अब कोविड का वैक्सीन आते समय पहले उन लोग क्या किया था, पहले रिसर्च किया है कोविड मतलब क्या है, फिर उसके बाद इसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, वो बैक्टीरिया को मारने का कौन से ऐसा इलाज का दवाई है, वो पूरा देखा था ना। पहले रिसर्च किया। रिसर्च फेज में सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज गेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, समझो। उस प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे, तो फिर ये जो है ना ये रिसर्च फेज है। ये रिसर्च फेज में क्या मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या होने वाला है? बताओ। मेरा जो फाइनल आउटकम है, ये मुझे पता है कि रिसर्च फेज में, नहीं नहीं। ना। सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं रिसर्च में, बराबर। ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं यस। और उसमें हम देखते हैं कि हाँ ये चल सकता है क्या, ये चल सकता है क्या, बराबर। एक बार रिसर्च कंप्लीट हो गया, एक बार रिसर्च कंप्लीट हो गया, समझो रिसर्च कंप्लीट हो गया, मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है जो मुझे बनाना है, इसकी वजह से मेरा जो है ना कोविड जो है ये खत्म होगा। मतलब जो वैक्सीन हमने बनाया था, रिसर्च किया पहले तो, उसका फाइनल आउटकम निकाला, फाइनल आउटकम नहीं निकला, उसका फाइनल आउटकम निकालने का तरीका निकाला, तो वो फिर उसके बाद आ गया डेवलपमेंट स्टेज में, बराबर। अब डेवलपमेंट स्टेज में मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो मुझे पता है डेवलपमेंट स्टेज में। यस नो, फाइनल आउटकम पता है मुझे। यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरा यस सर। टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी पता होता है ऑफ द प्रोडक्ट, टेक्निकल फिजिबिलिटी पता आता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंस रिसर्च में इनकर करूंगा, जो भी एक्सपेंस मैं क्या कर रहा हूँ, रिसर्च में इनकर करूंगा, उसको क्या करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। क्यों सर? क्योंकि रिसर्च में मुझे फाइनल प्रोडक्ट पता नहीं होता है, मतलब क्या बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर चलता है, ट्रायल एंड एरर चलते रहता है। तो फिर उसके लिए जो भी रिसर्च एक्सपेंसेस है उसको क्या करूंगा, क्या बोलते हैं इसको, पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। वंस टेक्निकल फीजिबिलिटी पता हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट है मुझे बनाना है कैसा है, डेवलपिंग स्टेज में आ गया, तो डेवलपिंग स्टेज में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा हूँ, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा हूँ, इसको क्या करूंगा मैं, हेलो,
हेलो। यस सर। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आ रहा मतलब है क्या? अटक गया था बीच में, अब ऑडियो आ रहा है, वीडियो में आ रहा वीडियो रुक गया। 8 मिनट का लेक्चर बचा है फिर से। चलो ठीक है, अब ऑडियो सुन लो। अब वीडियो कहाँ पे कैसा है। ठीक ऐसा है। ऐसा रुक जाता है मेरा वीडियो यूट्यूब में, फिर बेकार लगता है, कैसे भी रुक गया। टंग बाहर। चलो ठीक है। एक्सपेंडिचर जो डेवलपिंग स्टेज में है, वो डेवलपिंग स्टेज में क्या होगा? जो भी एक्सपेंडिचर हम डेवलपिंग स्टेज में इनकर करेंगे उसको क्या करेंगे हम? कैपिटलाइज कर देंगे। समझा क्या बोला? दो चीज है यहाँ पे। ये मैं रुकना, फिर से ज्वाइन करता हूँ मैं। ओके। हाँ, रिसर्च रिसर्च फेज में ट्रायल एंड एरर चलता रहता है, राइट? राइट, ट्रायल एंड एरर का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। देन डेवलपिंग स्टेज में आ जाएगा। जब प्रोडक्ट डेवलपिंग स्टेज में आ जाएगा तो फिर इसमें क्या है, टेक्निकल फेसिबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाता है, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे हम क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज कर देंगे इंटेंजिबल में। तो दो चीज, एक रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको क्या करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, डेवलपिंग जो फेज में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करूंगा उसको क्या करूंगा मैं, कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है। अब इसका जो है यस। ना एक छोटा सा होमवर्क देता हूं मैं। होमवर्क इन द सेंस, सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने हैंड रिटन नोट्स में क्रक्स लिख दिया कि डेवलपिंग एंड रिसर्च फेज का जो है ना, हमें कैसा करना है और क्या करना है। बट यहाँ पे एक डिटेल्ड बहुत बड़ा सा थियरी दिया है मॉड्यूल में। यहाँ पे देखो, पेज नंबर है 6.240 से 2439 से। यहाँ पे ना रिसर्च फेज, ये हम रीड करेंगे कल क्लास में, लेकिन तुम्हारे होमवर्क क्या है कि ये एक बार रीड कर लो कि क्या बोल रहा है ये एक्चुअली। ये सिर्फ ये पूरा क्रक्स क्या बोल रहा है, सिर्फ जो रिसर्च एक्सपेंसेस होगा, रिसर्च फेज में एक्सपेंसेस होगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। और डेवलपमेंट फेज में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो किस में ट्रांसफर होगा, वो कैपिटलाइज कर देंगे इंटेंजिबल एसेट में। ये जो है ना 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट बाकी का जो भी दिया है, कंटेंट दिया है, वो एक बार रीड कर लेना, ठीक है? ओके सर। याद से, हाँ याद से रीड करके आना। ओके। बस ये क्रक्स याद रखो। और कल हम इसका डेवलपमेंट और रिसर्च फेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी का जो रीडिंग है वो रीडिंग कर लेंगे और समझने का कंसेप्ट, सॉरी। और उसकी इसके बेसिस में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये हो जाएगा, फिर मेजरमेंट मॉडल, फिर अमोर्टाइजेशन, फिर उसके बाद खत्म। मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर लगेंगे इसका और। ठीक है। थैंक यू फॉर ओके। वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। और अगर कुछ डाउट होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना।